बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी प्रतिबद्ध है और जब तक मंदिर नहीं बन जाता वो इस मुद्दे से हटने वाली नहीं है। इतना ही नहीं, न्यूज 18 एजेंडा इंडिया के कार्यक्रम में अमित शाह ने विपक्ष से राम मंदिर को लेकर रुख साफ करने को भी कहा। राम मंदिर का मुद्दा साल भर पहले तक आप लोगों के लिए बहुत अहम था। आप लोग राम मंदिर की बहुत बात भी कर रहे थे, पर इधर कुछ 5-6 महीनों में मैंने देखा कि इस मुद्दे को आप लोगों ने ड्रॉप कर दिया। ना कोई आपका लीडर जरा भी ड्रॉप नहीं किया है। राम जन्मभूमि का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कमिटमेंट था, है और जब तक नहीं बनेगा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी चाहते उसी जगह पे भव्य राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। कोर्ट के अंदर कार्यवाही चल रही है, हम राह देख रहे हैं, मगर हमारा स्टैंड क्लियर है, हम इसको विवादित भूमि नहीं मानते। पर पहले हम मानते हैं कि वही राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर रामलला का बनना चाहिए। अब विपक्ष ने स्टैंड क्लियर करने की बारी है, वो देश की जनता के सामने स्पष्ट कर दे, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, तृणमूल कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, चंद्रा बाबू जी हो, कि वो राम मंदिर वहां चाहते हैं या नहीं चाहते। मैंने स्पष्ट कर दिया देश की जनता के सामने कि हम चाहते हैं कि वही राम मंदिर बने और इसमें भारतीय जनता पार्टी में वैचारिक दुविधा जरा भी नहीं है, तिल मात्र की भी। तो क्या ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में? अभी भी रहेगा? क्योंकि देखिए, चुनाव के मुद्दे अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती, राहुल भी बना सकते। आपने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देना पड़ा, मुद्दा बन गया। अब प्रियंका जी ने कहा कि विवादित जगह इसलिए मैं रामलला का दर्शन करने नहीं जाऊंगी, तो मुद्दा बन गया। हम अकेले मुद्दा थोड़ी ना सेट कर सकते, देश की जनता भी तो सेट करती है। कांग्रेस ने बीजेपी सांसद हर्षवर्धन पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद हर्षवर्धन पर सीलिंग बंद करवाने समेत दूसरे वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत की। व्यापारियों को कहा था कि आपको सीलिंग से राहत दिलाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे। सीलिंग होती चली गई, हर्षवर्धन जी के दर्शन नहीं। बिहार में पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना के गांधी मैदान में ई रिक्शा चलाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम में पार्टी की सोशल मीडिया टीम के कार्यक्रम में झूठी खबरों को रोकने पर जोर दिया। बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी अभिनेत्री अर्शी खान ने तेज प्रताप यादव से मुलाकात की। बिहार के राजनीति में भी आना है क्या कुछ यहाँ पे? I will try, definitely I will come. हिमाचल प्रदेश के मनाली में प्रशासन ने मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया। उत्तराखंड में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से कांग्रेस और बीजेपी को बिना अनुमति के धार्मिक स्थल पर चुनाव प्रचार करने के आरोप पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। बिहार के मोतिहारी में 1.5 साल का एक बच्चा 20 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया। उत्तराखंड के नैनीताल में कुछ लोगों ने उनके गांव तक सड़क नहीं बनाने से खफा होकर चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी। हमारी मांगे पूरी करो, रोड नहीं, वोट नहीं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंचने की वजह से एक मरीज को अस्पताल पहुंचाने के लिए चारपाई का सहारा लेना पड़ा। वहां एक महिला आसमानी बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसकी जानकारी मिलने पर महिला के परिवार वालों ने एम्बुलेंस को बुलवाया, लेकिन गांव तक का रास्ता नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस वहां नहीं पहुंच सकी। जिसके बाद मजबूरी में परिवार और इलाके के दूसरे लोगों ने महिला को एक चारपाई पर लिटाया और चारपाई को डंडों की मदद से कंधों पर उठाकर करीब 3 किलोमीटर दूर खड़ी एम्बुलेंस तक पहुंचाया। जिसके बाद घायल महिला को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल के लिए ले जाया गया। उसको लाने के लिए कोई भी साधन नहीं, 801 गाड़ी मंगाए फिर भी वो भी नहीं जा पाई क्योंकि रोड खराब है। इसके कारण यहाँ जल्दी से जल्दी रोड बनना चाहिए। बताया गया कि गांव में सड़क और पुलिया नहीं होने की वजह से मरीजों को इसी तरह चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जाता है और कई बार वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से मरीजों की जान भी चली जाती है। यूपी के नगीना में प्रचार करने पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर धर्म को आतंकवाद से जोड़ने का आरोप लगाया। इस रैली में बीजेपी अध्यक्ष ने समझौता ब्लास्ट केस में आए कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया, जिसके बहाने उन्होंने कांग्रेस पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उसने क्या करा कि समझौता एक्सप्रेस हिंदू टेरर का नमूना है। लगे हाथ अमित शाह ने यह भी दावा कर दिया कि कांग्रेस ने वोट बैंक की खातिर धर्म को आतंकवाद से जोड़ा। पूरी दुनिया में गौरवशाली हिंदू समुदाय को
आपने बदनाम करने का काम किया है। नगीना की चुनावी रैली में बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलने के अलावा मोदी सरकार के 5 साल के कामकाज का गुणगान भी किया, जिसके आधार पर उन्होंने फिर से बीजेपी को जिताने की अपील जनता से की। इतना ही नहीं, अमित शाह ने इस रैली में राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया और उनसे हिंदुओं को बदनाम करने के लिए माफी की मांग कर दी। कांग्रेस अध्यक्ष को कहना चाहता हूँ कि आपको देश की जनता की माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा अमित शाह ने नगीना की रैली में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन पर भी कटाक्ष किया। अलग प्रकार का एक गठबंधन होगा, बुआ, भतीजा और दादा तीनों इकट्ठा हो गए। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार हूं मुहिम के समर्थन में एक कार रैली निकाली गई। इस कार रैली में 500 गाड़ियां शामिल हुई, जिन पर मैं भी चौकीदार हूं मुहिम के पोस्टर चिपकाए गए थे। साथ ही इस कार रैली में शामिल हुए लोगों ने भी मुहिम से जुड़ी हुई टी-शर्ट पहन रखी थी। ये कार रैली मुंबई के मुलुंड से शुरू होकर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक निकाली गई। ये तस्वीर है प्रधानमंत्री मोदी के कैंपेन से जुड़ने की। तमाम जो लोग हैं इस रैली में शामिल हुए हैं। बीजेपी समर्थकों की ओर से निकाली गई इस कार रैली में करीब 55 किलोमीटर का सफर तय किया गया। इस पूरे सफर के दौरान रैली में शामिल लोगों ने मुहिम के समर्थन में नारे भी लगाए। कार रैली को निकालने वाले समर्थकों ने प्रधानमंत्री के काम और मुहिम की जमकर तारीफ की। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जहाँ तक विपक्ष है उन्होंने तो चौकीदारी को गाली दी है। लेकिन मुंबई कांग्रेस के नए अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने इस कार रैली की कुछ फोटो ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री पर गरीबों का मजाक उड़ाने का आरोप लगा दिया। हरीश रावत ने बीजेपी को चुनौती दी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देते हुए अपनी संपत्ति की जांच करा लेने की चुनौती दी। यदि मैं इतना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हूँ तो भाजपा का कोई नेता सामने क्यों नहीं आ रहा मेरे साथ अपनी संपत्ति का अदला बदली कर लेना। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने उत्तराखंड दौरे की शुरुआत पिथौरागढ़ में रैली से करेंगे, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी अजय टम्टा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राजस्थान की बाड़मेर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह 8 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। यूपी के चंदौली में श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई, जिसमें करीब 35 यात्री घायल हो गए। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में केमिकल से भरे एक टैंकर में भीषण आग लग गई, जिससे काफी समय तक सड़क पार गाड़ियों की आवाजाही बंद रही। यूपी के प्रयागराज में मामूली विवाद में इलाके के प्रधान ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक बच्चे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस ने गाड़ियों की चेकिंग के दौरान ऑटो से 63 किलो चांदी जब्त की। यूपी के हरदोई में कुछ लोगों ने गंगा सतलज एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव किया, जिसमें ट्रेन के शीशे टूट गए। राजस्थान के भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने लाखों की शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर पड़ोसी मुल्क नेपाल से, जहां रविवार को बारिश और भयंकर तूफान में 27 लोगों की मौत हो गई और 400 अन्य घायल हो गए। तूफान दक्षिणी जिले बारा और पास के परसा में शाम के समय आया। प्रशासन के मुताबिक परसा में हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, वहीं मोबाइल टावर और बिजली सप्लाई ठप हो गई है। यातायात भी बाधित हो चुका है, जिसको रेस्क्यू करने में नेपाल की सेना लगी हुई है। नेपाल सेना ने किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जबकि 100 से ज्यादा नेपाल सेना के जवान प्रभावित इलाकों में भेज दिए गए हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अभिषेक, ये जो मुसीबत नेपाल पर आई है, किस तरह से इससे निपटा जाए, प्रशासन की क्या तैयारी है? जी फरहान, बता दें कि यहाँ पर जो अभी स्थिति बनी हुई है वो बहुत भयावह है और नेपाल की जो सेना है और जो नेपाल प्रहरी है भारत जिले के, वो जो है सबसे पहले जो यातायात बाधित है उसको सुलभ कराने में लगी हुई है। क्योंकि यातायात बाधित होने की वजह से मलबे तक जो है प्रशासन या सेना नहीं पहुंच पा रही है। हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू की जा रही है और मृतक की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, वो नेपाल आर्मी का कहना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। यूपी की अमरोहा सीट पर बीएसपी की राह आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि इस सीट से बीएसपी ने जेडीएस से आए कबर दानिश अली को प्रत्याशी बनाया है, जिनका बीएसपी समर्थकों ने ही विरोध शुरू कर दिया है।
जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीएसपी के समर्थक दानिश अली को बाहरी बताकर विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे यहाँ दानिश अली जो है ये पहले भी एक बार चुनाव लड़कर गए थे, ये दोबारा पैराशूट प्रत्याशी बनकर यहाँ पे आ गए हैं। तो वहीं बीएसपी समर्थकों ने अमरोहा सीट से उम्मीदवार बदलने की मांग भी तेज कर दी है। एक बाहरी नेता को हमारे सिर थोपना हमेशा स्वीकार नहीं कर पाएंगे। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के तहत अमरोहा सीट बीएसपी के खाते में आई है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के तहत अमरोहा सीट बीएसपी के खाते में आई है, जिस पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कबर सिंह तबर ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले 1991 और 1998 में भी इस सीट से बीजेपी के चेतन चौहान सांसद चुने गए थे, लेकिन 2004 में निर्दलीय उम्मीदवार हरीश नागपाल ने इस सीट से जीत हासिल की थी, जबकि 2009 में आरएलडी के देवेंद्र नागपाल ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। अमरोहा लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में 18 अप्रैल को वोटिंग होगी।